हेलो गाइस, मदर गुप्ता केमिस्ट्री क्लासेस आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वीडियो पूरी मैंने पढ़ा दिया था ये टॉपिक और वो वीडियो बनी नहीं रही थी। बोल तो जा रहा था मैं लेकिन वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कई बार होता है, मुश्किलें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इसी का नाम जिंदगी है। तो बार बार यही चीज बोलता हूँ। देखो, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का सबसे अच्छा टॉपिक, समझने वाला टॉपिक। जहां से क्वेश्चन आता है मैं वो टॉपिक कराता ही नहीं हूं जो यहां से क्वेश्चन नहीं आता। तो देखो, आप जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा ना 15 दिसंबर के बाद, मैंने सोच रखा है 15 दिसंबर के बाद सीएसआर नेट और गेट की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उसमें धड़ाधड़ वीडियो आएगी। ठीक है, एक वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। 10 क्वेश्चन भी ज्यादा हो गए। हाँ, 10 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, जब भी कवर कर पाएंगे अपन। 15 दिन में 150 क्वेश्चन ही हो पाएंगे क्या? नहीं, एक दिन की 10 वीडियो आएगी तो 100 1500 क्वेश्चन, लगभग 1500 2000 क्वेश्चन अपन कर लेंगे। टेंशन मत लो, सब इस दिमाग में फीड है। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। पहले तो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन देख लेते हैं। मैंने इसका डेरिवेटिव नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसका सबसे बड़ा रीजन है, उसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, उससे क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए दो रीजनों से हमने उसको स्किप कर दिया है। लेकिन मैं बाद में 31 दिसंबर के बाद सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन dp by dt बराबर डेल्टा h अपॉन t डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा v। अब देखो डेल्टा h अपॉन t बराबर डेल्टा s लिख रखा है मैंने। लिख रखा है नहीं लिख रखा? लिख रखा है सर, फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है सर? देखो, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है जैसे सॉलिड से लिक्विड चेंज कर रहे हो या लिक्विड से गैस बन रहे हो, तो ये क्या हो रही है? एक तरीके से फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आप ठोस से गैस बना रहे हो, गैस से द्रव बना रहे हो, द्रव से गैस बना रहे हो, तो ये सब अवस्था का परिवर्तन है। इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा एच अपॉन टी बराबर डेल्टा एस लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा एस के बराबर। तो ये क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हो गई। अब मैं उस साइड आ जाता हूं और यहाँ पे सर मीठी मीठी बातें समझा दो, छोटी छोटी बातें समझा दो। देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अब सर ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अरे सर, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बेटा, जब वायुमंडलीय क्या, जब वायुमंडलीय दाब उबलते हुए ताप के बराबर आ जाए तो क्या होता है? वो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्वथनांक होता है। हो सकता है ये डेफिनेशन में कुछ और जोड़ा जा सकता है, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन मेरे हिसाब से है जितना मेरे को अभी याद आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बाद में बता देंगे। डेफिनेशन मैंने आपको पहले कहा था कि डेफिनेशन हो सकता है उन बच्चों के लिए जरूरी हो जो जेईई और नीट या फिर 9, 10, 11, 12 का दे रहे हैं, लेकिन ये सीएसआईआर नेट के लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको याद नहीं हो तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन तो होगा, क्वेश्चन तो मैं करवा के रहूंगा। कैसे करवा के रहूंगा? इधर देखो, ये डेफिनेशन वैसे तो पूरी है, बट कंफर्मेशन के लिए एक बार और चेक कर लेंगे तो इसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, गलती एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इंसान को, नहीं तो उसको पता ही नहीं लगता गलती क्या है। ठीक है, तो देखो, हम बना रहे हैं लिक्विड से वेपर। अरे क्या बना रहे हैं सर? लिक्विड से वेपर बना रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखा गया है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेपर। अरे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ वेपर। अब देखो, ये जो इक्वेशन लिख रखी है ना, वो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लिख रखी है। अरे क्या लिख रखी है? क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लिख रखी है। अब देखो यहां पे मैंने ऊपर लिख रखा है डेल्टा एच वेपोराइजेशन। अरे क्या लिख रखा है? डेल्टा एच वेपोराइजेशन लिख रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब लिक्विड से वेपर बन रहा है उसकी एंथैल्पी को हम क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं? डेल्टा एच वेपोराइजेशन बोल रहे हैं। तो ये बोल दिया हमने। अब देखिए, यहां पे मैंने लिख रखा है वेपर की जो वॉल्यूम होती है वो लिक्विड से ज्यादा रहती है, ऑलवेज ज्यादा रहती है। इतनी ज्यादा रहती है कि इसको हम जीरो कर सकते हैं। अरे क्या कर सकते हैं सर? अरे जीरो कर सकते हैं। तो हमने इसको जीरो कर दिया है। यहां पे हमने लिख दिया है dp by dt बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन t, वेपर की वॉल्यूम। अब
आप सबको पता है डेल्टा एच वेपोराइजेशन पॉजिटिव आएगा और वॉल्यूम ऑफ वेपर, अरे वॉल्यूम कभी नेगेटिव होती है, अरे वॉल्यूम कभी नेगेटिव होती है क्या? क्या आपने कभी ऐसे बोला हो दूध लेने जा रहे हो जब भाई साहब -10 किलो दूध देना, भाई साहब -2 किलो दूध देना, चाटे मार के और भेज देगा वो, ठीक है? तो उसका दिमाग वैसे गर्म रहता है जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी और ये क्या आएगा समान, अरे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इस पॉजिटिव के आने का मतलब देखो, ये जो चीज जुड़ी हुई है वो यहां से जुड़ी हुई है कि जब मैं अगर प्रेशर का इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर में इंक्रीज कर रहा हूं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सर गणित तो समझ में आ गई, केवल एक लाइन की गणित थी कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी, अरे बोलो तो सही, इंक्रीज होगा। अरे एक चीज समझ में आ गई क्या कि दाब जब बढ़ेगा तो क्वथनांक में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बराबर, फटाफट तुरंत ले लो। चलो अब दूसरे इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके लिए हमें बोर्ड घुमाना पड़ेगा, मेहनत खुद को ही करनी पड़ती है जिंदगी में, आप देख सकते हैं, ठीक है? कोई मेरे साथ है नहीं साथ में, बट एक टाइम जरूर आएगा जब बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़े होंगे हमारी कोचिंग में। बट अभी तो देखो, अभी तो शुरुआत तो हमेशा खुद को ही करनी पड़ती है लंबी लड़ाई के लिए। देखो सेकंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। हमने अभी अभी पढ़ा था क्या, बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर पे इफेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का इफेक्ट। अरे 2 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला बॉइलिंग, नीचे वाला मेल्टिंग। मतलब हम किसी को पिघला रहे हैं। अरे किसको पिघला रहे हैं, अरे बर्फ होगी, सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबके घरों में बर्फ जमती है तो बर्फ पिघल रही है, तो उसका जो पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, अरे सर यहाँ पे आपने लिख रखा है सॉलिड, इसको सॉलिड लिख दो, हमको समझ में नहीं आ रहा है, चलो इसको लिख देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? अरे दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही सर, ये लो सॉलिड लिख दिया, इसको लिक्विड लिख देते हैं। दिक्कत तो कहां आ रही है सर, सॉलिड लिख दिया, लिक्विड लिख दिया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अरे ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया और ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया। अब देखो dP by dt बराबर डेल्टा एच फ्यूजन। अब यहाँ पे फ्यूजन आया है, अरे क्या आया है, फ्यूजन आया है, अपॉन T मल्टीप्लाई V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अरे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा लिक्विड की वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा होगी। वेपर वाले केस में तो हमने कह दिया था कि वेपर की वॉल्यूम सॉलिड से लिक्विड से ज्यादा होगी, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कह सकते। यहाँ पे दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। केस 1 देखो, केस 1 क्या है, अरे देखो कि अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो जाती है, अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो जाती है, तो जब यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, अरे कौन सी वैल्यू, अरे ये वाली, तो ये पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, अरे बोलो, इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस समझते हैं। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल है पहले केस में, वो सल्फर का एग्जांपल है। क्या है, यहां लिख रखा है मैंने छोटे छोटे अक्षरों में लिख रखा है सल्फर का एग्जांपल। क्लियर है? अब देखो केस सेकंड, अरे केस सेकंड देख लो। केस सेकंड क्या है, अगर सॉलिड की वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, किससे ज्यादा हो जाती है, लिक्विड से ज्यादा हो जाती है, तो देखो ये वैल्यू, अरे ये वाली ज्यादा हो गई इस बार, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ओवर
मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अरे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अरे क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो ये वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि जो अपन ने पहला सेंटेंस बोला उसका उल्टा भी आप बोलते हो तो वो भी सत्य होता है। ठीक है, अब इसका तो आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दो बातें और बताते हैं। लो जल्दी लो, जल्दी लिखो इसको। उतार लिया। अब इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा वो आया हुआ है या नहीं आया हुआ, बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अरे इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अरे चाहे जेई ले लो, चाहे नीट ले लो, चाहे मेंस ले लो, चाहे नेट ले लो, गेट ले लो, अरे कुछ भी ले लो, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आता है। मैं तो इतना जानता हूँ। बीएससी में डेरिवेशन पूछ लेगा, ठीक है, 12th बोर्ड में डेरिवेशन पूछ लेगा। देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उसने बोल रहा है एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन 0 होती है। इसको प्रूव करो। अभी कर देते हैं। अरे ये तो बच्चा जानता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे, अरे क्रिटिकल पॉइंट पे जो वॉल्यूम ऑफ वेपर होती है वो बराबर होती है वॉल्यूम ऑफ, अरे किसके बराबर होती है? वॉल्यूम ऑफ वेपर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर होती है। तो क्लासियस क्लैपेरॉन का फॉर्मूला सब जानते हैं, dP अपॉन dt बराबर डेल्टा H वेपोराइजेशन, क्योंकि लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, TV वेपर माइनस V लिक्विड। और अगर इस पूरे का मान 0 है तो मेरे हिसाब से ये बताने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इसका मान 0 कैसे आएगा। हैंड्स प्रूव। जब ये यहां पे जाएगा तो 0 कर देगा और डेल्टा एच वेपोराइजेशन 0 आ जाएगी। अरे है ना अच्छा क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन में दम है कि नहीं है ये बता दो आपको। क्रिटिकल पॉइंट पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ वेपर के बराबर होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे बराबर रखोगे, जब आप वॉल्यूम ऑफ वेपर रखोगे तो 0 आ जाएगा, कट जाएंगे दोनों, और 0 आ जाएगा तो ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फेज जो हम चैप्टर पढ़ते हैं सीएसआईआर नेट में, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैं जितने भी कोचिंगों का इंटरव्यू दे रहा हूं उसमें एक चीज पूछते हैं, 2 चीजों का जिक्र होता है, एक तो डेफिनेशन का और एक याद करने वाले टॉपिकों का। दोनों में मेरा कमजोर है किस्सा, क्योंकि मैं कभी भी इन पे फोकस नहीं है, कभी फोकस नहीं रहा मेरा, ठीक है, क्योंकि मेरा हमेशा फोकस रहा है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो याद करने वाला ही टॉपिक क्यों ना हो, चाहे वो डेफिनेशन ही क्यों ना हो, पर जो पेपर में आते हैं ना क्वेश्चन, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसलिए मेरा फोकस कभी भी हाँ ठीक है, आप बच्चे को पहली बार समझा रहे हो, ठीक है, तो आपको बतानी पड़ेगी डेफिनेशन, मतलब मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि वो डेफिनेशन ही याद हो करेक्ट, ऐसा मैं जरूरी नहीं समझता। जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन के बारे में बोला कि हो सकता है पूरी डेफिनेशन नहीं हो, ठीक है, मैंने मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई कि आपको नहीं बताई ना, क्योंकि मेरे को वो थोड़ी सी भी याद नहीं है। तो मेरा मानना ये है, अगर आपको चीज समझ में, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ 9, 10, 11, 12 आप पढ़ा रहे हो तो आपको पूरी चीजें समझानी पड़ेगी, कंसेप्चुअल समझानी पड़ेगी, डेफिनेशन समझानी पड़ेगी, लर्निंग टॉपिक्स आ जाएंगे तो उनको भी समझाने पड़ेंगे, उनको मैं समझाऊंगा। मैं कभी भी ये मना नहीं करता, जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है मैं उसके बेस पे ही एक टीचर को काम करना पड़ता है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप जेई में स्कोर चाह रहे हो, जेई मेंस में 360 में से स्कोर चाह रहे हो, अरे आप यार क्या कर रहे हो फिर 120 में से अगर आपका 20 नंबर का लर्निंग का पॉइंट आ रहा है और 100 नंबर का कंसेप्चुअल आ रहा है,
किस में आप ये कह सकते हो कि सर मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ? कंसेप्चुअल में कह सकते हो ना। लर्निंग का तो ये है कि एक दो ऑप्शन सिमिलर आ गए तो फिर क्या कर लोगे? अरे क्या कर लोगे ना, आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, लेकिन कंसेप्चुअल में तो आंसर आएगा एक। इसलिए मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक आंसर आ गया, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इनऑर्गेनिक में हाँ भाई प्रेशर, अच्छा ये अपवाद आ गया, चलो अपवाद आ गया इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में अरे ये रिएजेंट, अच्छा ये रिएजेंट यहाँ नहीं अटैक करके यहाँ अटैक करेगा, एक रूल और नया ऐड कर दिया। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। कंसेप्चुअल हार्टी में ये फॉर्मूले में मान रखोगे डेल्टा एच वेपराइजेशन कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर वेपर और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बराबर होगा, ये निकल गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यही ऑर्गेनिक का क्वेश्चन होता तो तीन तरीके से कर सकते थे अपन। तो ऐसी चीजें हैं। बट कोचिंग वाले, अब देखो अपन एक कोचिंग खोलेंगे दौसा राजस्थान में ही, 3 मंजिला की कोचिंग खुलेगी निश्चित तौर पे, चाहे भले आज से 5 साल बाद खुले, लेकिन खोलूंगा मैं दौसा राजस्थान में। और मेरी कोचिंग में जो मेरे साथी होंगे ना, उनका एक ही लक्ष्य होगा कि बच्चों को कैसे बढ़ाना है। उनका ये लक्ष्य नहीं होगा कि मेरे को कितनी सैलरी मिल रही है, ये तो होगा ही दिमाग में उनके, लेकिन मैं ऐसे मेरे साथी ढूंढूंगा, मेरे एक जो मैंने गोल बनाया है मेरी जिंदगी का, उसके लिए जो मेरे साथ इतनी ही मेहनत कर सके जितनी मैं कर रहा हूं। अगर मैं 16 घंटे मेहनत कर रहा हूं उस कोचिंग के लिए, तो ऐसा नहीं हो कि उनके दिमाग में ऐसा आ जाए कि हम 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। सॉरी, समझ रहे हो? तो ऐसे साथी जिस दिन मिल जाएंगे ना मुझे, और जिस दिन मुझे, देखो अभी तो फाइनेंशियली है नहीं, अपन खुद के दम पे करेंगे किसी का सपोर्ट लिए बिना। तो जब हम खुद बिना सपोर्ट लिए करेंगे तो पैसा तो ऐसे आएगा नहीं। पैसा टाइम लेता है पैसा आने के लिए। अभी जहां पे जा रहा हूँ बहुत कम सैलरी है, अभी एक ऑफर आया है वहां पे अच्छी सैलरी दे रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ता है इंसान। ठीक है, उन्होंने मेरी चीजों को समझा, नॉलेज को समझा। कई कोचिंग वाले नहीं समझ पाते, उनको चाहिए कि डेफिनेशन ही आनी चाहिए। ठीक है, उनको चाहिए कि आप तो लर्निंग वाला टॉपिक समझाएं, तो ऐसा नहीं करता हूं मैं बिल्कुल भी। ठीक है, कंसेप्चुअल अगर नंबर खींच रहे हो आप 120 में से, जेईई मेंस में 100 नंबर प्लस लाने की गारंटी मेरी है। अरे उसको एनालाइज तो करो, पेपरों को, क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहे हैं। बिना एनालाइज करे कोचिंग वाले तो बस टीचर को जज करने के लिए बैठे हैं। अरे सर आपको ये लर्निंग वाला टॉपिक नहीं आता, अरे सर अरे बच्चों को डाउट, अरे बच्चों को डाउट रहता तो मैं क्या करूं? बच्चों का डाउट रहता तो आप क्लियर, अब तक आपने क्यों नहीं क्लियर नहीं किया? आपकी इतनी बड़ी कोचिंग है तो बच्चों का डाउट रहता है, तो मतलब टीचर को आप सोच रहे हो कि आप क्वेश्चन ऐसे पूछे कि टीचर अटक जाए। अरे आप ये चीज सोचो ना कि आपकी कोचिंग में एक ऐसा टीचर आ रहा है जो आपकी कोचिंग को आसमान पे पहुंचा देगा, बट ऐसा सोचते नहीं है। बट अपन अपनी कोचिंग में सोचेंगे अपने तरीके से, अपना तरीका होगा, अपना सब कुछ होगा उसमें। ठीक है, और अपन नहीं उसके मालिक होंगे, भोले बाबा उसका मालिक होगा। और जब उसका हाथ रहता है ना, तो वो कोचिंग पूरे दौसा में ही नहीं, हो सकता है राजस्थान में उसकी ब्रांच खुल जाए। मैं इतना बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि अगर मैं 16 घंटे काम कर सकता हूं ना, तो मैं ऐसे भाई मेरे जरूर ढूंढ लूंगा जो 18 घंटे काम कर सकते होंगे उस कोचिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार ऐसा मिलता रहेगा तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे। और आज जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है ना, शायद पछताएंगे तो जरूर, ये तो निश्चित बात है। जो आज मुझे नहीं समझ पा रहे वो कल को पछताएंगे जरूर कि हाँ ये हमारे साथ का ही था। तो ठीक है, चीजें टाइम पे ही समझ में आती है, और वैल्यू इंसान की जब होती है जब उसके पास पैसा होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यही जिंदगी का नाम है। थैंक यू सो मच।